नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, फिर तेजी से विश्लेषण करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ भारत के अपने स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल एम्स में शुरू हो गया है, यानी हिंदुस्तानी वैक्सीन आने वाली। इस वैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज 18 से 55 साल के 375 लोगों पर हो रहा है। दूसरा जो ट्रायल होगा, उसका जो दूसरा फेज होगा 12 से 65 साल के 750 लोगों पर। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की ट्रायल रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गई है। इसके नतीजे बहुत सकारात्मक हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह वैक्सीन सुरक्षित है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है। यह वैक्सीन लोगों को कोरोना के खिलाफ दोहरी सुरक्षा देगी, क्योंकि इससे एंटीबॉडीज बनती हैं और शरीर में खास तरह के किलर टी सेल बनते हैं जो कई वर्षों तक शरीर में रह सकते हैं। आज हम भारत से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक की वैक्सीन रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वैक्सीन की खबर आपको राहत तो दे रही होगी, लेकिन चिंताजनक खबर यह है कि भारत के सिस्टम के कंधे कोरोना के बोझ से टूट रहे हैं। आज हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स की मदद से बिहार में नीतीश कुमार के सरेंडर के 8 सबूत आपको दिखाएंगे। बिहार में जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार सरकार की कमियां उजागर होती जा रही हैं और सिस्टम की कमर कोरोना के बोझ से टूटने लगी है। आज तक ने बिहार में कोरोना पर जोखिम भरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इस दौरान बिहार के पूरे सिस्टम का सरेंडर हमें साफ दिखाई दिया है। सवाल यह है कि अगर डॉक्टर नहीं होगा, दवा नहीं होगी, एम्बुलेंस नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, तो हम कोरोना से लड़ाई कैसे जीतेंगे? असम और बिहार सहित तमाम राज्यों की बाढ़ भी एक चिंताजनक खबर है। आज सवाल यह है कि बाढ़ हर साल भारत को पराजित क्यों करती है? देश में बाढ़ और बारिश के बाद होने वाले जल भराव का सालाना धारावाहिक क्यों दिखाई देता है? भारत ने आजादी के बाद बहुत तरक्की की है और 21वीं सदी में सुपर पावर बनने का सपना देखा है, लेकिन 70 साल में बाढ़ और जल भराव से होने वाली तबाही और तकलीफ की तस्वीर नहीं बदली। अच्छी खबर यह है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तैयारियों के बीच मंदिर के मॉडल के नए डिटेल्स आ चुके हैं। राम मंदिर के नए मॉडल की पहली तस्वीर आ गई है। अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा। मंदिर की ऊंचाई पहले 128 फीट रहनी थी, जो अब 161 फीट हो गई है। इसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। 3 मंजिला मंदिर में 318 खंभे होंगे। हर तल पर 106 खंभे बनाए जाएंगे। राम मंदिर में अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और सिंह द्वार को छोड़कर लगभग सारा नक्शा बदलेगा। सूत्रों के अनुसार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान 40 किलो चांदी की शिला का पूजन होगा, जिसे नींव में स्थापित किया जाएगा। आज कोरोना वायरस की महामारी और भारत की तैयारी पर हमारा फोकस है। सवाल यह है कि क्या कोरोना के बोझ से टूट रहे हैं हमारे सिस्टम के कंधे? भारत के मन में सुपर पावर बनने का सपना है, लेकिन हमारे सामने हकीकत के स्पीड ब्रेकर भी हैं। भारत 135 करोड़ लोगों का देश है, 135 करोड़ उम्मीदों का देश है। यहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 73 साल में भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। भारत के अंतरिक्ष यान साइकिल और बैलगाड़ी वाले युग से आगे निकलकर चंद्रयान के रूप में चांद तक, मंगलयान के रूप में मंगल तक पहुंच चुके हैं। भारत दुनिया की 9 परमाणु शक्तियों में से एक है। हमारे वैज्ञानिकों ने जिंदगी के तमाम रहस्यों को सुलझाने वाले सूत्र निकाले हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन इस शक्ति के बावजूद भारत की व्यवस्था, भारत का सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर नीति नहीं बना पाता। बाढ़ और जल भराव की समस्या को हल नहीं कर पाता। जरा सी बारिश सिस्टम की पोल खोल देती। साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन जल भराव खत्म नहीं होता। साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन बाढ़ से होने वाली तबाही नहीं रुकती। सिस्टम की कमजोरियों के सामने भारत लाचार नजर आता है। आखिर क्यों? इसी सवाल का विश्लेषण करें। देश पर इस वक्त सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा संकट कोई है तो वो है कोरोना वायरस का। कोरोना संक्रमण पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से भारत के कोने कोने में पहुंच रहा है। स्थितियां पहले बिगड़ी, फिर हालात थोड़े और खराब हुए और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चला है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,18,000 के पार चला गया है।
कोरोना संक्रमण से ही अब तक 27,400 से अधिक लोगों ने दम तोड़ा है। बात अगर सिर्फ 24 घंटे की करें तो 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। यह आंकड़ा एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में ही कोरोना संक्रमण से 681 लोगों ने दम तोड़ दिया। मतलब स्थितियां नाजुक भी हैं और भयावह भी हैं। हाँ, मन को संतोष देने के लिए यह कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण से लोग ठीक भी हो रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 7 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 24 घंटे की ही अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण से 22,664 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। हिंदुस्तान में कोरोना की दहशत अब पहले से अधिक है। पहले से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण को लेकर परेशान हैं और खौफ में भी हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के आंकड़ों को भारत के आंकड़ों के बगल में रखकर देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे देश में अब कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो चुका है। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का एक आंकड़ा देखिए। इसमें यह बताया गया है कि कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित 5 देशों में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। कोरोना की सबसे बड़ी मार अमेरिका पर पड़ रही है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 62,687 संक्रमित मिले हैं। दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में पिछले 24 घंटे में 40,425 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 23,539 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। चौथे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है। यहां 24 घंटे में 13,449 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। और 5वें नंबर पर कोलंबिया है, जहां 6,578 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। दुनिया भर में 5 देशों में ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण ने भारत के अलग अलग राज्यों में किस तरह तबाही मचाई है, ये समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको 5 राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं। सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र की है। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 से ज्यादा चला गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण सारे रिकॉर्ड तोड़ देने पर आमादा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना संक्रमण 1,70,000 के पार जा चुका है। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,000 के पार पहुंच चुका है। चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,000 के पार जा चुका है। और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 49,000 के पार है। यानी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हालात बेकाबू हैं। और सबसे बड़ा संकट तो यह है कि कोरोना को रोकने का कोई मुकम्मल इंतजाम अब तक नहीं हो सका। कोरोना का बोझ बढ़ रहा है और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति यह है कि मरीज अस्पतालों के बाहर आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं। वो एक एक सांस के लिए अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं। उन्हें न तो बेड मिल पा रहा है और न ही उनका मुकम्मल इलाज हो रहा है। अस्पतालों के बाहर हालात जितने बदतर हैं, उतने ही बुरे हालात अस्पताल के अंदर हैं। आपको बुलंद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप यकीन कर लेंगे और सवाल पूछने लगेंगे कि हम महाशक्ति होने पर इतराएं या अव्यवस्थाओं और लापरवाहियों को देखकर शर्म करें। उनकी सांस तेज चल रही थी, इसलिए उनको लाया गया था। डॉक्टर और स्टाफ की कमी है यहाँ पे। नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, हमें ना रिपोर्ट दी। बताओ सरकार, इस बात पर हम कैसे इतराएं कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी करने की तैयारी कर रहे हैं। एम्स ने बहुत ही बड़ी लापरवाही करी है इसमें सर। पहली बात तो सर पूरा ही सीलिंग की धज्जियाँ उड़ा दी सर। कोई दूसरी कम्युनिटी की महिला थी, उसे जो है सर इन्होंने जला दिया। और जो है जो कुसुम लता थी सर, उनका पता ही नहीं है, उन्हें गड्ढे में फेंका है। उन्होंने क्या करा, उनकी ना ही फैमिली को इन्फॉर्म करा है। बताओ सरकार, हम कैसे गर्व करें इस बात पर कि हमारे अंतरिक्ष यान पूरे अंतरिक्ष को नापकर दुनिया के नक्शे पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो नाम बताइए, बता मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता कि डेथ हो गई। बताओ सरकार, कैसे खुश हो जाएं इस बात पर कि हम परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं और हमें कोई आंख भी दिखाने वाला दुनिया में नहीं है। हमारे टेस्ट हुए, हमारे 5 जनों के, हमें भी रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने आज। बताओ सरकार, कैसे, जब हमारे सामने ऐसी तस्वीरें घूम रही हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो या बिहार। जांच हो चुकी है और अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। ये कोई 2 महीने पुरानी बात है। कोरोना का संक्रमण देश के तमाम हिस्सों के साथ राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में पूरी तरह ले चुका था।
हमने देखा था लोगों को अपनी कोरोना रिपोर्ट के लिए जद्दोजहद करते हुए, कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान होते हुए, बेड की तलाश में तड़पते हुए किसी मरीज को जिसकी हर सांस पर शक था आखिरी हो जाने का। मुंबई के सायन अस्पताल की ये तस्वीरें जब जब याद आएंगी शर्म से भर देंगी, जब मरीज और शव एक साथ लेटे हों। अमृतसर की तस्वीरें तो 2 दिन पुरानी ही हैं। यहाँ अस्पताल की लापरवाही के चलते शव बदल गए। वो तो अच्छा था कि श्मशान घाट पर परिजनों ने चेहरा देख लिया और लापरवाही का सच सामने आ गया। और 2 दिन पुरानी बात क्यों, बीती रात की ही तस्वीर देख लीजिए। कहने के लिए तो ये बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। नाम है नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मगर यहाँ के हालात देखिए। एक महिला फोन पर रो रो कर अपनी व्यथा सुना रही है। बोले थे ना, यही बात हमको आके बोले थे कि नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे। ये महिला एम्बुलेंस में लेटे भारतीय रेलवे के लोको पायलट विमल प्रकाश की पत्नी है। बोल रहा है कि पटना वाले मरीज को नहीं लेना है यहाँ पे एडमिट। कहाँ वाले मरीज को कैसे भेज दिए? सीएमएस सर का आपको नंबर दीजिए। विमल प्रकाश कोरोना संक्रमित हैं। दानापुर रेलवे अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। अचानक विमल प्रकाश की तबीयत बिगड़ी। रेलवे अस्पताल ने उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर किया। एक ही एम्बुलेंस में बगैर पीपीई किट के कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर पत्नी और ससुर एनएमसीएच पहुंचे, मगर लापरवाही देखिए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन टैंक खाली था। पूरे रास्ते मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती रही। खैर, किसी तरह से परिवार अस्पताल पहुंचा, मगर वहां अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया। बार बार मैं वहाँ बोला था इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब बताइए क्या है, यही रेल का व्यवस्था है। एक तरफ विमल प्रकाश एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे और दूसरी ओर उनका पूरा परिवार अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा। एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाता रहा। कहा गया कि वेंटिलेटर हमारे यहाँ नहीं है, दानापुर मंडल हॉस्पिटल में। जल्दी ले जाइए। आप जल्दी से ना, हम पारस में वहाँ भेज रहे हैं आपको, नालंदा एनएमसीएच में, वहाँ भर्ती लेगा। हम लोग पूछ के भेजते हैं, यहाँ आने के बाद यही होता है। अस्पताल की ओर से दलील दी गई कि अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है, पर्याप्त वेंटिलेटर भी नहीं है, इसीलिए मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वेंटिलेटर भी है, हाँ। चल नहीं रहा। 5 जो है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपने पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट होता है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वही हम समझा रहे हैं। तो अभी आप फिलहाल स्थिति में आप कोई पेशेंट लेने कोई स्थिति में नहीं है। नॉर्मल पेशेंट जो है, जो जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, उसको ले सकते, उसके लिए बेड खाली है नॉर्मल वार्ड में। वेंटिलेटर वाले वार्ड में बेड खाली है। परिवार परेशान होता रहा, रोता गिड़गिड़ाता रहा। आखिरकार एक डॉक्टर मरीज की सेहत देखने के लिए तैयार हुआ, मगर नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर बगैर किसी पीपीई किट के मरीज को देखने लगा और परिवार से पेपर तैयार करने के लिए कहता है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद विमल प्रकाश को अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर अंदर के हालात तो और भयानक थे। विमल प्रकाश को जहां भर्ती किया गया, वहां कोरोना के संदिग्ध भी भर्ती हैं। भाई जहाँ पे जाके रखा है डेड बॉडी पड़ा हुआ, कल से बाहर निकालना चाहिए। और उनका बेटा जो है वहाँ पे सोया हुआ है, सवेरे से बेचारा उसे बेहोश पड़ा हुआ है। अस्पताल में सिलसिलेवार ज्यादतियां हैं। देखिए, ये शख्स है जो अपने पिता का शव पाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहा है। आज शाम को अभी बॉडी नहीं दिया है हमने। मैं अभी डिस्चार्ज नहीं करा है, अभी डिस्चार्ज प्रोसेस कराना है। विमल की तरह ही दूसरा परिवार भी अस्पताल के चक्कर काट रहा है कि किसी तरह से उसके मरीज को अस्पताल में जगह मिल जाए। 1 घंटे नालंदा मेडिकल कॉलेज, जो बिहार में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, वहां पर खड़े होकर आपको पता चल जाता है कि नीतीश कुमार सरकार की किस तरीके के इंतजाम हैं। ये एक के बाद एक जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है इंतजार में, घंटों के इंतजार में, जहां पर पेशेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई उन्हें इस बात का जवाब दे दे कि उनके लिए अंदर कोई बिस्तर खाली है या नहीं।
अब बताइए सरकार, 70 बरस में हुई तरक्की पर इतराएं या मौजूदा दौर की इन तस्वीरों पर शर्म करें, तरस खाएं। पटना से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि अगर आप आज तक की रिपोर्ट्स और आज तक की कवरेज को देख रहे हो तो आपको आज तक का असर भी साफ नजर आएगा। यहां पर आपको स्वास्थ्य कर्मी आखिरकार कम से कम कुछ संख्या में ही पीपीई किट्स में नजर आने लगे, जो अभी तक पुराने ग्लव्स और पुराने मास्क के साथ नजर आ रहे थे। बिहार में छलांग लगा रही कोरोना मरीजों की संख्या चिंता बढ़ा रही है। हफ्ते भर से हर रोज संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और हालात का जायजा लेने के लिए आखिरकार केंद्र सरकार की विशेष टीम भी रविवार को बिहार पहुंची। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार ने पिछले 4 महीने में अपना होमवर्क ठीक से किया है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि सरकार की टेस्ट रिपोर्ट उसे बहुत कम नंबर दे रही है और इसका आधार है 8 सबूत। सबसे पहले देखिए नीतीश का रिपोर्ट कार्ड। अपना अगर नहीं होता तो हम मर जाते, अगर नहीं रहता हम अपना निबलाइज किए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। 15-16 तारीख को लाए थे, जो कल के डेट में निकाल दिया गया। अभी उसका ना दवा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बोल रहे लोग कि लेके जाइए। पानी लगा हुआ है, गंद करता है, खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे? लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। देखिए ये 2 दिन से बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, अब ये देखिए। एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन। ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से लेकर। ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार और सरकार का पूरा तंत्र कोरोना के सामने सरेंडर किए हुए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारी या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। यह समझना आपको जरूरी है कि दरअसल 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 4 अस्पताल कोरोना के लिए डेडिकेटेड हैं। टेस्ट का दायरा भी कम है। ऐसे में नीतीश सरकार के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। कोरोना मरीज की इस तस्वीर को जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखेंगे, उन्हें अपनी ही सरकार और सिस्टम के सरेंडर का एहसास होगा। एनएमसीएच अस्पताल की चौखट पर कोरोना मरीज के बिलखने और भटकने की ये तस्वीर मुख्यमंत्री के सुशासन के दावे पर गहरी चोट है। हम अपना निबलाइज किए। ये इस बात का सबूत है कि 4 महीने के दौरान बिहार सरकार कछुए की चाल से कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब समय बीत गया है और वायरस अपनी जड़ें जमा चुका है। राज्य में मरीजों की संख्या 27,455 हो गई है। बिहार में रविवार को 1,412 नए मामले सामने आए थे। अब सूबे में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बेगूसराय में पानी में डूबे इस सरकारी अस्पताल के दर्शन कीजिए। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के पास पीपीई किट के नाम पर मास्क और सिर ढकने के लिए प्लास्टिक ही। सरकारी डॉक्टर अपनी बदहाली कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। कोई मुंह नहीं खोलता, पर आम लोग पिस रहे हैं और बोल भी रहे हैं। यहाँ जब जगह दी है तो रोगी के लिए आदमी स्थिर दीजिए। डॉक्टर जो रहेगा जब तो रोगी को देखेगा सर, डॉक्टर नहीं रहेगा रोगी को देखेगा कौन? पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए। ये सरकार का सवाल उठता है, ये प्रशासन का सवाल उठता है। सवाल किससे उठता है? क्यों नहीं एक देश की अंतरात्मा इस समय जाग रही है? अगर सर्वोच्च कोविड अस्पताल, समूचे बिहार राज्य के सर्वोच्च कोविड अस्पताल में इस तरह के इंतजाम है कि हर आदमी अपने चेहरे पर एक सवाल लेकर खड़ा है। ये कोरोना से लड़ते बिहार की हकीकत है। कोविड मरीज खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं, सरकार उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं दे पा रही। कई साल से सीएम पद पर काबिज नीतीश कुमार अपने से कम अनुभव वाले आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी सीख लेते तो गनीमत होती। जगन मोहन रेड्डी ने अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी को पूरा करने के लिए एक झटके में 1000 एम्बुलेंस खरीद डाली थी, लेकिन बिहार सरकार ये नहीं कर सकी। बिहार में कोविड से लड़ने के लिए वैसे तो 4 कोविड अस्पताल डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, जिसमें एम्स पटना, एनएमसीएच पटना, गया और भागलपुर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल है।
इन अस्पतालों की कुल क्षमता सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बिहार में कोरोना का इलाज कराने के लिए फिलहाल 4 ही डेडिकेटेड अस्पताल हैं, जिसमें से एनएमसीएच पटना में 450 बेड, पटना एम्स में 1000 बेड, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 600 बेड और गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 450 बेड की व्यवस्था है। एक तस्वीर ये भी है मुंबई और दिल्ली की, जहां इन 4 महीनों में कोरोना से लड़ने के लिए आइसोलेशन सेंटर और अस्पताल बनकर तैयार हो गया। सवाल उठता है कि ये तैयारी बिहार सरकार ने क्यों नहीं की? नीतीश कुमार को कौन अस्पताल बनाने से रोक रहा था? अब उनके स्वास्थ्य मंत्री के दावे सुन लीजिए। मंगल पांडे का दावा है कि बिहार में हर रोज 10,000 कोरोना मरीजों की जांच हो रही है, जबकि बिहार में सिर्फ 51 केंद्रों की बात खुद मंत्री जी ही स्वीकार रहे हैं। 8 मेडिकल कॉलेजों को 100 बेड कोविड मरीजों के लिए अलॉट किए गए हैं। अनुमंडल स्तर के सरकारी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। हमारा ये प्रयास हो रहा है कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं लोगों को दें और हम इस क्रम में जांच करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और अस्पताल के अंदर जरूरत पड़ने पे इलाज करें। बद से बदतर हालात हैं, ज्वालामुखी पर खड़ा हो गया बिहार और अब स्थिति जो लग रहा है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सब कुछ भगवान भरोसे है। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का आंकड़ा ही नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार में तो ऐसी हालत है कि जो टेस्ट भी नहीं करा है उसका भी रिपोर्ट आ जा रहा है और जो टेस्ट करा है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। बिहार में मेडिकल स्टाफ की कमी है। आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ नहीं बढ़ाए गए। प्लाज्मा सेंटर की तैयारी नहीं दिखती। टेस्ट का दायरा अभी बहुत कम है। आपको बस सी और डी के बीच काम करना है। जब तक आप ऐसा एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स जिसमें डॉक्टर्स भी हों, ब्यूरोक्रेट्स भी हों, लीडर्स भी हों, लोकल एनजीओज भी हों, सबको इन्वॉल्व करने के बाद ही कुछ होगा। बहुत ज़रूरत है अभी प्लाज्मा डोनर्स की ज़रूरत है। प्लाज्मा बैंक के बारे में सोचना चाहिए। बिहार सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए 31 जुलाई तक लॉकडाउन फिर लगा दिया है, पर यह समझना चाहिए कि लॉकडाउन बीमारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार कतई नहीं है। लॉकडाउन से सरकार को तैयारी करने का वक्त जरूर मिलता है, लेकिन ये घनघोर आश्चर्य है कि नीतीश कुमार 4 महीने का समय मिलने के बाद भी कोरोना से लड़ने की शुरुआती तैयारी ही कर रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। अब आपको बिहार की कोरोना से लड़ने की तैयारी पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी दिखाते हैं। 1 महीने पहले तक बिहार में हर रोज 1012 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा था, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि कोरोना के टेस्ट बढ़कर 10,000 हो गए हैं। 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 4 अस्पताल कोरोना मरीजों को डेडिकेट किए गए। यहां सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज होना है। 4 अस्पतालों में एनएमसीएच पटना में 447 बेड के साथ, जबकि आईसीयू के लिए 20 बेड हैं। गया मेडिकल कॉलेज में 450 बेड हैं, वहां आईसीयू में 4 बेड हैं। भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 600 बेड हैं, आईसीयू में सिर्फ 14 बेड हैं। 10 दिन पहले कोविड अस्पताल में बदले पटना एम्स में करीब 1000 बेड बताए जा रहे हैं और आईसीयू में 40 बेड हैं। बिहार में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या घटी है। पहले 72% लोग ठीक हो रहे थे, अब करीब 63.8% लोग ठीक हो रहे हैं। दरअसल बिहार में कोरोना के इस बढ़ते खतरे के पीछे लापरवाही वाला एंगल भी है। बिहार में न तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीरता दिखेगी, न मास्क को लेकर लोग परेशान दिखेंगे। बाजारों में, चौराहों पर मास्क पहने लोग तो दिखेंगे, लेकिन इनकी तादाद थोड़ी कम होगी। सरकार की सख्ती का भी असर कम दिखता है। 31 जुलाई तक सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। आप सभी घर से अत्यावश्यक कार्य होने पर ही निकलें और मास्क पहनकर निकलें। बिहार में लॉकडाउन वाली सरकारी मुनादी के दिन वापस लौट आए हैं, लेकिन लापरवाही रुक नहीं रही। अंदाजा इस तस्वीर से लगा लीजिए। मास्क पहनने की हिदायत देने वाले खुद बिना मास्क के हैं। सड़कों से लेकर मंडियों तक में सजी दुकानों में लोग बेखौफ बिना मास्क लगाए, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए घूमते नजर आ रहे हैं। मजाल है कि कोई कोरोना से डर जाए। लोग सड़कों पर अभी भी निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो
या फिर इस तरीके के बाजार। तो देखिए ये सड़क भी अगर आप देख लें, यहाँ पर लोगों की संख्या देख लें, लोगों को आसपास खड़े हुए देख लें, तो माहौल ऐसा ही लगता है कि लोगों को एहसास तो है, चूंकि चेहरों पर सबके मास्क आपको जरूर दिख जाएंगे, लेकिन उन मास्क के साथ क्या वो डर भी है कि हाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मास्क पहन भी लिया तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं, 2 गज की दूरी लोगों की समझ से परे है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैसे तो कोरोना संक्रमण को लेकर विधानसभा चुनाव तक टालने की वकालत कर रहे थे, लेकिन उनकी सभा में बिना मास्क वाले कार्यकर्ता सबसे ज्यादा दिखे, और वो भी उनकी मौजूदगी में ही। मंच पर खुद मौजूद हैं और करिश्मा राय भी जो है मंच पर मौजूद है, लेकिन आप आसपास की चारों तरफ की आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। कईयों ने तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मास्क तक नहीं पहना हुआ है। नियमों को ताक पर रखने वालों पर सरकार ने जुर्माना लगाया। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,000 लोगों का चालान किया गया है। 5 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 60,000 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इन कार्रवाइयों के बावजूद कोई बड़ा अंतर नहीं दिख रहा। हम लोग लगातार जन जागरण के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से लोगों में यह संदेश पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क और गमछे का उपयोग करें, लेकिन कहीं न कहीं उसमें थोड़ी कमी और सावधानी रही, जिसके कारण भी संख्या बढ़ी। सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार लापरवाही रोकने में नाकाम रही है? क्या बिहार में प्रशासन गाइडलाइंस पालन कराने में फेल रहा है? क्या नीतीश सरकार कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए फिक्रमंद नहीं है? क्या सरकार बिहार में कोरोना विस्फोट का इंतजार कर रही है? दरअसल जमीन पर नीतीश सरकार कोरोना से लड़ते हुए दिख नहीं रही, उनकी तैयारी नाकाफी है। कोरोना को लेकर डर तो है, लेकिन उससे निपटने के इंतजामात कम हैं। अब बाढ़ का बड़ा खतरा भी सामने है, यानी समझ लीजिए नीतीश ने बड़ी मुसीबत का इंतजाम कर लिया है। अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो कोरोना के इंतजाम भी जरूरी हैं और लोगों में जागरूकता भी जरूरी है। अब तो 4 महीने से अधिक का समय हो रहा है, लोगों को तो सतर्क हो जाना चाहिए कम से कम। बहरहाल इस सब के बीच भयानक जो खौफ है कोरोना का, उसके बीच अब अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है, और सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत का भी नाम होगा। भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार एम्स में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। भारत के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका भी वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल है। पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत है, पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में जी रही है। पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह की तैयारी है, उससे लग रहा है कि भारत उन नामचीन देशों में जरूर शामिल होगा जो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे। ये देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार दिल्ली का एम्स अस्पताल है। एम्स में आज से कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से बनाया है। वैक्सीन का कोड नेम BBV152 है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उस कोरोना वायरस के पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वो इन्फेक्ट ना कर पाएं। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। इतना ही नहीं, कोवैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। फेज 1 में कोवैक्सीन 18 से 55 वर्ष की उम्र के लोगों को दी जा रही है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं। अभी 1000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 375 की स्टडी फेज 1 में की जाएगी और फेज 2 के लिए 12 से 65 वर्ष के 750 लोगों को शामिल किया जाएगा। ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने उन्हीं संस्थानों को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है।
वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 14वें दिन दी जाएगी। तैयारी पूरी है। एम्स के डायरेक्टर की माने तो साल के अंत तक या दूसरे साल के पहले महीने तक हम कोरोना की वैक्सीन जरूर बना लेंगे। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं। तो ये फेज 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज, दैट इज फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज 3 जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है। भारत के अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ एक अच्छी खबर ब्रिटेन से भी आई। ब्रिटेन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा था। अब मशहूर मेडिकल जर्नल लेसेंट में जो खबर प्रकाशित की गई है उसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड की बनी सुपर वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है। इससे कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे शरीर में एंटीबॉडीज और किलर टी सेल बनते हैं। एंटीबॉडीज 3 महीने में खत्म हो जाती है, मगर टी सेल बहुत लंबे समय तक शरीर में रहते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका की कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गई है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक ने कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल किया है। कोरोना वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल से वैज्ञानिक खुश हैं। ट्रायल से पता चला है कि वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अब कोरोना वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही है, इसीलिए पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर तेजी देखी जा रही है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आए और इस महामारी से निजात मिले। लंदन से लवीना टंडन और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस को हराने वाला वैक्सीन शायद कुछ समय में बन जाए, लेकिन बाढ़ को हराने का इलाज अब तक भारत को नहीं मिला है। बाढ़ नियंत्रण पर चर्चा भारत की सरकारों का पसंदीदा विषय रहा है, लेकिन इस विषय पर सरकारों के नंबर बहुत खराब है। भारत ने 1954 में बाढ़ प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया था, लेकिन अब तक बाढ़ एक राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है, तो इसकी नाकामी पर और किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। बाढ़ की वजह से भारत को बहुत बड़े पैमाने पर तबाही और नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इसे लेकर ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं हुआ, ऐसा दिखता नहीं। बाढ़ नियंत्रण को लेकर भारत की रणनीति में खामियां ही खामियां नजर आई हैं। वीर नहीं बदलती, नहीं बदलती बदहाली, नहीं बदलता व्यवस्था का ढर्रा, नहीं बदलती बाढ़ से मार झेलने वाले लाखों लोगों की तकदीर। बदलता है कुछ तो सिर्फ साल बदलता है, कैलेंडर बदल जाता है। हम साल भर सुनते रहते हैं कि बड़ी तरक्की कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, मंगल को उड़न छू कर रहे हैं, और हाँ, हम आत्मनिर्भर भी बनना चाह रहे हैं। ये सब बातें अच्छी, ऊंचा उठना चाहिए, ऊंचा उड़ना चाहिए। तो फिर क्यों बाढ़ से देश के बड़े हिस्से को हर साल डूबना पड़ता है? क्यों डूबना पड़ता है? 1954 में भारत ने बाढ़ प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया था। इसके तहत अन्य उपायों के अलावा 34,397 किलोमीटर से अधिक के तटबंध बनाए गए, 51,317 किलोमीटर के ड्रेनेज चैनल बनाए गए। लेकिन असम, बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ की समस्या नहीं मिटी। क्या भारत के बाढ़ नियंत्रण की योजना में कोई खामी रही? क्या भारत के बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के अमल में कोई चूक हुई? We are doing in the last 40-50 years is nothing but we are constructing embankments. Now there are many drawbacks with embankments. क्या होता है जब embankment बनता है तो embankment river का जो sediment है, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र river is carries a high amount of sediments. वो sediment river का बाहर नहीं जा सकता है, तो river bed it comes up, river bed rises. I think the same is happening in Ganga basin in Bihar. भारत में बाढ़ किसी एक या दो राज्य या इलाके की समस्या भर नहीं, बल्कि साल दर साल बाढ़ ने भारत में अखिल भारतीय हाहाकार मचाया। असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की लगभग एक जैसी परेशानी हर साल झेलते हैं।
बाढ़ ने भारत को कैसी चोट पहुंचाई है, इसके आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं। उन्नीस से 2017 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से भारत को 3,78,247 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। बाढ़ और बारिश की वजह से इन 65 सालों में 1,07,535 लोग मारे गए। इन 6.5 दशकों में 8,07,17,993 घर क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ आती है तो मशीनरी कहती है कि हम सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये तो मरता क्या न करता वाला उपाय है। इस उपाय में जो भाग्यशाली हैं वो बचते हैं, बाकी सब बस झेलते हैं। भारत में जल प्रबंधन की लचर व्यवस्था असम, बिहार जैसे राज्यों में तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ तो राजधानी दिल्ली में ही मिंटो रोड जैसे व्यस्त इलाकों में चंद घंटों की बारिश में फ्लाईओवर के नीचे भरे पानी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मिंटो रोड के फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने की 17 साल पुरानी तस्वीर और 2020 की तस्वीर एक ही कहानी कहती है। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान 1976 वाला है, जब दिल्ली की आबादी मौजूदा आबादी की 1/4 से भी कम थी और 44 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर भी अतिक्रमण है। असम और बिहार जैसे राज्यों में भी बाढ़ नियंत्रण के बहुतेरे दावे हुए, लेकिन सब कागज पर हैं, धरे के धरे हैं। यहाँ पर हूँ, ये हाईवे से सटा हुआ थोड़ा सा इलाका, लेकिन जितने गांव आप देख रहे हैं, जो भी घर है मेरे ठीक पीछे, हर घरों में लगभग पानी भरा हुआ है और कई जगहों पर पानी जो है वो कंधे तक है। इसके आगे हमें ये नहीं पता कि रास्ता कैसे होगा, इसलिए वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि यहाँ देखिए दूसरी तरफ भी, यहाँ भी कई सारे मकान हैं और वो तमाम जो घर हैं वहाँ के लोग भी उन इलाकों से, जैसे ही पानी आगे आया वहाँ से निकल करके आगे सड़क के किनारे उन्होंने अपना आशियाना बसा लिया है। यहाँ पर कैंप में मोमिना रह रही हैं अपने बच्चों के साथ और जो भी ज़रूरत का सामान घर में था उसको लेकर के यहाँ आ गई हैं। अब सबसे मुश्किल ये है कि एक तो तेज़ बरसात है और छत के नाम पर ये प्लास्टिक का हिस्सा है, ऐसे में तेज़ बारिश मुश्किल हो सकती है परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये बात भी सच है कि आपदा में इंसान बौना नजर आता है, लेकिन जब प्रबंधन की कमी से बाढ़ की समस्या हर साल झेलनी पड़े तो इसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और बारपेटा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता और न ही प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सकता है, लेकिन इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। दुनिया के दूसरे देशों ने बाढ़ और बारिश से होने वाले जल भराव को नियंत्रित किया है। इसके उदाहरण मौजूद हैं। पहला उदाहरण है सिंगापुर। सिंगापुर ने अपने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए करीब 30 वर्ष में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इसकी वजह से पूरे सिंगापुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में करीब 98% की कमी आई है। सिंगापुर में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया। इसके अलावा सिंगापुर के निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से सड़कें डूब जाती थीं। ऐसे इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम सुधारा गया, सड़कों के लेवल को ऊंचा किया गया। एक समय था जब नेदरलैंड्स का 66% इलाका बाढ़ से प्रभावित होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेदरलैंड्स ने बाढ़ और जल भराव से निपटने के लिए यह तरीका अपनाया कि पानी से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना चाहिए। नेदरलैंड्स ने 400 साल पहले ही ड्रेनेज सिस्टम बना लिया था। वहां जगह जगह पर पंपिंग स्टेशन बने हैं जो बारिश और बाढ़ के पानी को बाहर निकालते हैं। यहां ड्रेनेज के लिए नहरों का एक सिस्टम है और समय समय पर नदियों की गहराई भी बढ़ाई जाती है। जापान ने टोक्यो के शोवा और कासुकाबे साइतामा के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड फ्लड वाटर डाइवर्जन फैसिलिटी बनाई। इससे प्रति सेकंड 200 टन वजन के बराबर पानी को निकाला जा सकता है। अमेरिका में यूएस आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स बाढ़ नियंत्रण की प्रमुख एजेंसी है। 2012 के सैंडी तूफान के बाद न्यूयॉर्क सिटी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने कई फ्लड बैरियर प्रोजेक्ट चलाए। बाढ़ नियंत्रण को लेकर पेरिस की बाढ़ के बाद फ्रांस 1910 से ही सजग है। फ्रांस ने जलाशयों का जाल बिछा दिया और अब ये वहां पर ग्रेट लेक्स यानी झीलों के रूप में अलग पहचान रखते हैं। लंदन में टेम्स नदी पर एक विशालकाय मैकेनिकल बैरियर बना हुआ है जो बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है। भारत को भी बाढ़ का इलाज करना होगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।